आज हम कश्मीर के मामले पर बात कर रहे हैं संजय काक से। संजय काक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और उन्होंने कश्मीर पर एक किताब लिखी थी। 8 साल हो गया लगभग। और एक बहुत ही अच्छी किताब थी कि कश्मीर के ढेर सारी पहलुओं पर उन्होंने उस पर बात की थी। फिर अभी पिछले 3 साल पहले शायद उन्होंने कश्मीर पर जो फोटोग्राफी हुई है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिसमें से 2 फोटोग्राफर को पुलित्ज़र अवार्ड मिला था इस बार। तो कश्मीर और उनकी संजय काक की एक बहुत ही मतलब मेरे समझ से वो मतलब मैं अगर चूँकि फ़ोटो में को मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं समझता लेकिन फिल्म को थोड़ा समझता हूँ, तो उनकी एक फ़िल्म उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जश्न आज़ादी। हर एक आदमी को देखना चाहिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है, खास करके कश्मीर की समस्या को समझने में। तो आज हम बात कर रहे हैं संजय काक से। कश्मीर 1 साल हो गया पूरे मतलब धारा 370 को हटाए हुए, और कल 5 तारीख पूरा साल भर। तो कश्मीर क्या है और कश्मीर में कैसे हुआ और अब क्या हो रहा है और कश्मीर का भविष्य क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। तो संजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जितेंद्र जी। तो सर एक कश्मीर पर एक बेसिक मतलब इस भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो आरएसएस की सरकार है, इनका स्लोगन भी था कि 370 हम हटाएंगे, और अब 370 को उसने हटा दिया। अभी आपने आउटलुक में जो इंटरव्यू दिया था कि वो कश्मीर का समाधान ही नहीं है, वो इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर का समाधान हो। लेकिन उससे एक हफ्ते पहले राम माधव का एक इंटरव्यू है वहाँ, और राम माधव कहता है कि 370 हटने से लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ है इस देश में। तो क्या आप देखते हैं 370 का हटना किस रूप में है? मतलब एक तो कह रहा है लोकतंत्र मजबूत हुआ, और दूसरा मतलब आपका क्या टेक है उस पर? देखिए, धारा 370 जो है वो कश्मीर का और भारत के बीच के रिश्ते का एक तरीके से हम माने तो लिंक था। उसे सच माने तो पिछले 51 साल में एकदम उसे खोखला कर दिया गया था। तो मुझे लगता है कि कुछ भी उसके पहलू जिनका कोई महत्व हो अब उसमें बाकी नहीं रहे थे। तो धारा 370 में जो बचा था 2-3 चीज थी, वो अब ज्यादातर आर्टिकल 35A से जुड़े हुए हैं। वो एक था कि एक स्टेट सब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी थी, और स्टेट में ज़मीनें खरीद फरोख और सरकारी नौकरियों पर जो था वो सिर्फ स्टेट के सब्जेक्ट्स जो थे उनके लिए वो आरक्षित थे। तो हम असली में अगर धारा 370 को देखें तो भारत ने धारा 370 को 50 साल में एकदम बेमायने कर दिया था। वो बिल्कुल एक खोखला सा शेल था, सांकेतिक था। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज का संकेत था कि जम्मू कश्मीर पार्टीशन के टाइम से अभी ये मामला जो है वो सेटल नहीं हुआ है, उसी चीज का संकेत था। और इसमें कई पहलू थे, और वो सिर्फ इंटरनल पहलू नहीं थे, इसके कई एक्सटर्नल पहलू भी थे। और आज की डेट में अगर हम माने तो जो भारत का और चीन के बीच में जो टेंशन्स उभर के आए हैं, एक तरीके से धारा 370 को हटाने का उसमें एक बहुत अहम रोल है। और जो जानने वाले हैं उनने तभी 1 साल पहले नोट किया था कि बाकी किसी सरकार ने इसके बारे में कुछ कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कहा कि भाई आपने इसको हटा दिया, इसका मतलब जो यूएन रेजोल्यूशंस जेएंडके के तहत अप्लाई करते थे, अब उनको हम मानते हैं कि वो रद्द कर दिया गया है। तो कहने का ये मतलब है कि एक जो सिंबॉलिक वैल्यू था, सांकेतिक वैल्यू जो था धारा 370 का, उसको तो आपने हटा दिया,
लेकिन आप में ये क्षमता नहीं है समझने की कि जम्मू और कश्मीर का जो मामला है वो आप कह रहे हैं कि वो विवादित नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर में लोग समझते नहीं है कि ये विवादित है। विवादित था और विवादित रहेगा जब तक कि इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। तो मैंने चाइना का इसलिए बताया आपको क्योंकि जैसे ही आपने 370 हटा दिया और जम्मू और कश्मीर को 2 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, तो चीन ने इमीडिएटली कहा कि हमारा तो लद्दाख के ऊपर हक है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा या आरएसएस के दिल में धारा 370 हटाना एक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता ज़रूर हो, लेकिन शायद उनके जो बुद्धिजीवी हैं, और ज़रूर होंगे, कहीं तो छिपे हुए होंगे उनके बुद्धिजीवी, तो उन्होंने शायद इस पे कभी गौर नहीं फरमाया कि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। और मैं समझता हूं कि आज 370 हटाने के 1 साल बाद और चीन के साथ जो ये एक नया टेंशन खुल चुका है, इनका बहुत ही गहरा संबंध है। अच्छा, 1 साल पूरा हो गया इसको, और जब मतलब जुलाई के अंत में अमित शाह ने वहाँ से लोगों को खाली कराना शुरू किया कि नहीं निकलो, जो तीर्थ यात्री थे उनको वहाँ से निकाला वगैरह। लेकिन उसके बाद मतलब बहुत से इस देश के जो पुराने लिबरल लोग हैं, जो किसी तरह से नेहरूवियन इसमें विश्वास करते हैं, उन लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 370 खत्म होगा। उनको लगा था कि नहीं कुछ करेगी ऐसा वैसा, लेकिन 370 का मतलब वो लोग भी सदमे में रहे। लेकिन कश्मीर जो लगातार कश्मीरी जो एसर्ट करता रहा अपना, एक मीडिया में या तो मीडिया में खबर नहीं है, और या सचमुच चुप्पी है, या वो तूफान से पहले की चुप्पी है, वहाँ है क्या? देखिए, जब 5 अगस्त 2019 को 370 हटाया गया, तो उसके पहले क्योंकि मैं खुद उन दिनों श्रीनगर में था, मैं खुद अमरनाथ यात्रा करके लौटा था, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ लिखना चाहता हूँ किसी दिन। तो माहौल जो था वो, मुझे लगता है कि 10-15 साल में उस तरह का माहौल किसी ने कश्मीर में नहीं देखा था। ये सिर्फ ये बात नहीं थी कि तीर्थयात्रियों को लौटा दिया गया या पर्यटकों को लौटा दिया गया, लेकिन जो कश्मीर में जो सेना तैनात होती है, खासकर घाटी में, गांव कस्बों में, उसकी भी जो संख्या थी वो बहुत बढ़ा दी गई। गिरफ्तारियां जो थीं उनकी कोई सीमा नहीं थी। मतलब आप ये मानिए कि कहा जाता था कि जो बंदा किसी गांव या किसी मोहल्ले में जिसको 10 से ज्यादा लोग दुआ सलाम जिसके साथ करते हैं, उसको भी उठा के अंदर कर दिया था। और ये सिर्फ जिसको हम सेपरेटिस्ट या अलगावादी पॉलिटिकल तबका है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो प्रो इंडिया तबका भी है। तो देखिए, फारूक अब्दुल्ला से लेकर उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तीनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। उनकी पार्टियां जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनका पूरा काडर। तो कुल मिला के हम ये माने कि कश्मीर घाटी की जो सियासी तबका जो है, जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको पूरी तरह से आपने अरेस्ट कर चुका था। और वो लोग कोई 3 महीने के बाद छूटे गए, कोई 6 महीने के बाद, और कुछ महबूबा मुफ्ती जैसे जो है वो अभी भी अंदर है। तो एक तो आपने सेना तैनात की, दूसरी आपने पॉलिटिकल क्लास को हटा दिया, और तीसरी बात जो कम्युनिकेशंस ब्लैकआउट किया आपने, पहले तो आपने लैंडलाइन भी काट दी, मोबाइल फोन काट दिया, इंटरनेट काट दिया। तो अफवाहों के को छोड़कर और कुछ नहीं था जो कि, तो लोगों का जो मोबिलाइजेशन होता है उसके क्या तरीके होते हैं? या तो आप आजकल तो ज्यादातर लोग फोन या व्हाट्सएप पे करते हैं मोबिलाइजेशन, या फिर फिजिकल, आप घर से बाहर निकलें, मोहल्ले में जाएं। ये सब जो था बिल्कुल ही मतलब उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं छोड़ी थी।
और ये बहुत महीनों तक चला, कम से कम 3-1 महीने इस तरह की सख्ती थी वहां। चौथी बार तो एक तो आपने सेना तैनात की, दूसरी बात आपने पॉलिटिकल क्लास को बंद कर दिया, तीसरा आपने कम्युनिकेशन के सब साधन जो थे वो बंद कर दिए, और चौथी बात कश्मीर के लोग मुझे लगता है समझ गए थे कि इस बारी सड़क पे आने से कोई फायदा नहीं होगा। क्या होगा, लोग सड़कों पे आएंगे, 50, 100, 150, हो सकता है 200 नौजवान मारे जाएंगे, कुछ महीने हफ्तों के लिए हड़बड़ी रहेगी, और फिर लोग थक के एक बारी फिर से सहम जाएंगे। तो इसका उल्टा हुआ, लोग नहीं निकले और जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो थक गई इंतजार में कि कब कुछ होगा। तो अगस्त से लेकर सितंबर से लेकर अक्टूबर से लेकर नवंबर, जब तक के बर्फ और ठंड बिल्कुल पकड़ नहीं लेती है घाटी को, तब तक ये लोगों का जो चुप्पी थी वो ही जो है वो सिक्योरिटी अपैरेटस को मतलब थका रही थी। क्या इसका ये मतलब है कि लोग पीछे हट गए हैं? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि ये एक एक कदम जो भारतीय सरकार लेती है कश्मीर के संदर्भ में, उससे जो भी कंस्टिट्यूएंसी कश्मीर में थी जो कि इंडिया के पक्ष में रही है, उसे भी आपने धीरे धीरे एलिनेट किया है। अगर आप सोशल मीडिया को मॉनिटर करें तो जो नौजवान लोग पहले, जिनका 1 साल पहले कोई खास पॉलिटिकल नजरिया नहीं था, वो भी अब बहुत स्पष्ट तरीके से उस लाइन तक पहुंच गए हैं कि नहीं, ये तो है, ये नहीं चलेगा यहां। तो मैं समझता हूं कि इंटरनेशनली तो हमने बात कर ही ली कि चीन के साथ किस तरह से ये काउंटर प्रोडक्टिव रहा है, लेकिन कश्मीर में तो मैं समझता हूं कि ये जो अगर आप कश्मीर को एक समस्या की तरफ से देखते हैं, कि नजरिए से देखते हैं, तो ये समस्या अब आपने और 20-25 साल के लिए मोल ले ली है। अच्छा, ये पूरा इस कश्मीर के मसले पर मतलब भारतीय मानस की चुप्पी, मतलब मुझे खास करके इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं, मतलब खास करके अखबारों में, तो पता नहीं मीडिया ने क्यों ऐसा रुख अख्तियार किया। हाँ, मेरा मानना है कि उसमें मालिक की सहमति है, लोग कह रहे हैं एडिटर की सहमति है। मुझे लगता है कि मालिक कंट्रोल है गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन कोई मतलब एक प्रताप का थोड़ा सा कुछ पीस था, वो जनरली डिसेंट पर, और मतलब मैंने देखा नहीं। मतलब ये इस चुप्पी को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम बुद्धिजीवियों पे बाद में आते हैं। पहले एक समाज के तौर पे अगर हम देखें तो कश्मीर के मुद्दे को एक तरीके से भारत पाकिस्तान का इश्यू बनाने में भारत सरकार शुरू से बहुत सफल रही है, और क्योंकि पाकिस्तान को एक दुश्मन के रूप में देखना सिर्फ राइट विंग का दायित्व नहीं था। यहाँ पे लिबरल, प्रोग्रेसिव, लेफ्ट, वामपंथ सब जो थे वो पाकिस्तान को एक दुश्मन के रूप में देखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। तो कश्मीर का जो मसला है वो इन दोनों के बीच में कहीं दबा दिया गया था। और अगर हम 50s से देखें और 30-40 साल तक, जब तक के आर्म्ड इंसर्जेंसी नहीं उठी कश्मीर में 90 के दशक में, तब तक कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। अगर आप देखें कुल मिला के कितना यूनिवर्सिटियों में क्या काम किया गया है, हिस्ट्री में क्या निकाला गया है, किस तरह का रिसर्च हुआ है, तो लगभग जहां के मुगल इंडिया पे कम से कम मैं समझता हूं 3000 PhD किए गए होंगे, उस दौरान कश्मीर के ऊपर 5 या 10 किए गए होंगे। तो ये था कि जो एकेडमिक कम्युनिटी थी और जो स्कॉलरली कम्युनिटी थी और जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी थी, उनके लिए ये बहुत आसान तरीका था कि ये को पाकिस्तान के साथ का कुछ मुद्दा है और यही है। तो 90 के बाद इसमें फर्क आने लगा, लोग जाने लगे, कई अच्छी फैक्ट फाइंडिंग टीम्स गई 90 के शुरुआत में भी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मेरा निजी मतलब इसमें मेरी निजी समझ है कि बाबरी मस्जिद
को तोड़ने के बाद जो यहाँ का लिबरल प्रोग्रेसिव तबका है वो जुट गया एक ही काम में, वो है कि मेजॉरिटेरियन कम्युनलिज्म को हम कैसे लड़ें उसके साथ। अब वो लड़े या नहीं लड़े वो दूसरी बात है, लेकिन वो ही उनका एक वो अपना रोल समझते थे। तो उसमें कश्मीर जो था एक तरीके का एक चैलेंज था, क्योंकि उनकी समझ में वो कश्मीर में जो हो रहा है वो भी एक तरीके से मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म का मुद्दा था। समझ रहे हैं आप? ऊपर से फिर बात हुई कि जो कश्मीरी पंडितों का वहां से पलायन हुआ, तो उसे भी जिस तरह पेश किया गया, तो वो इस तरह पेश किया गया कि देखो ये तो मुसलमानों ने उनको वहां से निकाल दिया है। सच्चाई उसकी क्या रही होगी वो आप रहने दीजिए, लेकिन उसको इस तरह से पेश किया, और जो भारत का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उन्होंने उसी को उसी तरह एक्सेप्ट भी कर लिया। इसमें चेंज आने लगा तो मैं समझता हूं पिछले 10-15 साल में धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीरी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कश्मीरी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, गैर कश्मीरी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, स्कॉलरली वर्क आ रहा है, यूनिवर्सिटियों में चर्चा होती है। तो आज की डेट में मैं समझता हूं जो नई पीढ़ी जो निकलेगी इंडिया में इंटेलेक्चुअल्स की, उनमें वो साइलेंस आप नहीं पाएंगे। मुझे याद है कि 2010 में जब कश्मीर में बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे, सिविलियन प्रोटेस्ट, तो दिल्ली जैसे शहर में यूनिवर्सिटीज़ में लगभग हर 2 हफ्ते मीटिंग्स होती थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने खुद कम से कम 3 मीटिंग्स अटेंड किए होंगे, जेएनयू में 2-3, जामिया में 1-2। तो इस तरह की जो उत्सुकता थी जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है कश्मीर में, तो मैं समझता हूँ इसमें एक बदलाव आने लगा था। लेकिन जिस तरह के सिर्फ कश्मीर नहीं, अब तो किसी भी मुद्दे पर यूनिवर्सिटीज़ में या इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में या एकेडमिक सर्कल्स में बात करना धीरे धीरे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर दबा दिया गया। फर्क यही था कि अगर हम 1950 से लेके 2000 तक जो 50 साल हैं, अगर इंटेलेक्चुअल क्लास ने उसे इग्नोर किया कश्मीर के मुद्दे को, तो अब जब उनकी उत्सुकता बढ़ी थी तो तब उसको दबा दिया गया, और स्टेट की तरफ से, प्रेशर की तरफ से। अच्छा, वो आपने कहा कि कश्मीर, मतलब कश्मीरी पंडितों की सच्चाई क्या है? मतलब जो गवर्नमेंट ने पोर्ट्रे किया है कि उसको भगा दिया, जबकि मैं मतलब बहुत अच्छी तरह मैं जानता हूँ इस बात को कि जगमोहन ने कहा था कि आप लोग कुछ दिनों के लिए जाइए, जब गवर्नर थे वहाँ पर, मतलब बीपी सिंह के समय में। और लेकिन इसके अलावा मुझे भी खुद नहीं पता कि कितना क्या कश्मीरी पंडित का है, क्या कश्मीरी पंडित वाला मसला। देखिए, एक तो मैं ये जो जगमोहन वाला जो एक्सप्लेनेशन है, ये शायद ज़रूर सच भी रहा होगा, लेकिन इसे अक्सर लोग एक बहुत आसान कवच के तौर पे उठा लेते हैं जब वो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के पलायन को की बात होती है। आपने पूछा कि कश्मीरी पंडितों का सच क्या है। सच तो आप जानते हैं कि किसी भी मुद्दे में कोई एक सच नहीं होता, सच के कई पहलू होते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन का सच क्या है, क्या आप मुझे एक जवाब दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। उसके कई सच हैं, और वो सच उस पर निर्भर है कि कौन आपको वो कहानी बता रहा है। अब आए अगर कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो सच तो ये इतना ही हम कह सकते हैं कि 2 लाख करीबन कश्मीरी पंडित जो थे वो 1990 और 2000 के बीच में कश्मीर को छोड़ के गए। इसमें से कुछ हो सकता है 50-60 हज़ार पहले साल में गए हों, कुछ 1 लाख के करीब अगले 1-2 साल में गए हों, और कुछ तो थे वो, जैसा मैंने आपको कहा, 2000 तक थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में निकलते गए। ये जरूर एक चीज का जो मैं बड़े कॉन्फिडेंटली खंडन ये कर सकता हूं कि ऐसा नहीं हुआ कि एक रात को कुछ ऐसा भूचाल आया
कि हर कश्मीरी मुसलमान अपने हर कश्मीरी पंडित के खिलाफ हो चुका और मस्जिदों से आवाजें निकलने लगी और एक ही रात को 2 लाख लोग निकल गए। ऐसा तो नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो सच जो ढूंढ रहे हैं उसके कई अंश हैं। ये सच है कि जगमोहन ने खासकर सरकारी मुलाजिम जो थे, एम्प्लॉयज़ जो थे, उनको कहा कि आप अभी जाइए, यहाँ हालात बहुत ख़राब हैं, हम आपको नहीं प्रोटेक्ट कर सकते, आप जाइए, जब हालात ठीक हो जाएंगे आप वापस आ जाइए। ये भी सच है कि कुछ लोग थे जो मारे गए थे, कश्मीरी पंडित, और जिनको बोलते हैं नामालूम बंदूकबरदार कश्मीर में, अनोनिमस गनमैन से। तो लोग डर से खासकर उन इलाकों से पलायन करना शुरू हो गए। कुछ ये भी था कि बहुत सारे लोग, कश्मीर में ऐसी अफरा तफरी मची हुई थी कि सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं पलायन कर रहे थे, कश्मीरी मुसलमान भी पलायन कर रहे थे। अगर आप आंकड़े देखें तो जितने कश्मीरी पंडित कश्मीर को छोड़ के गए, उससे कई ज्यादा कश्मीरी मुसलमान छोड़ के गए। मैं तो ये कहने को तैयार हूं कि 90 के दशक के शुरुआत में जो एक पढ़ा लिखा तबका था, हमारे जो डॉक्टर थे, जो इंजीनियर थे, जिसके भी घर में हैसियत थी, उन्होंने उनको कश्मीर से निकाल के विदेश भेज दिया। तो आज जो कश्मीरी डॉक्टर या इंजीनियर यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में बिखरे हुए हैं, वो कौन है? वही हैं जिनके परिवारों के पास थोड़ी बहुत पैसा वैसा था तो उनको भेज पाए। तो ये फिर से जुड़ता है, जो पलायन है उसको मैं जोड़ूंगा 92 में बाबरी मस्जिद को तोड़ने के साथ, क्योंकि उस वक्त भारत में जो माहौल था वो पहली बारी ये जो हिंदुत्व का जो उबाल एक किस्म से आया था। तो कश्मीरी पंडित जो थे वो कश्मीर से निकले और सीधे उस उबाल के बीच में अपने आप को पाया उन्होंने। अब ये दूसरी बात है कि शायद उनका भी एक राजनीतिक दायित्व बनता था कि वो सोच के, अगर आपको कोई अपने साइड में लेना चाहता है तो आपके ऊपर भी तो निर्भर है ना कि आप उनको अपनाना चाहते हैं कि नहीं। तो शायद उनकी अपनी भी सिंपैथीज रही होंगी। तो एक तरीके से कश्मीरी पंडित और हिंदुत्व पॉलिटिक्स का एक बहुत ही गहरा संबंध बन चुका था। तो ये जो पनुन कश्मीर जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस थे, ये कुछ छुपाते भी नहीं थे कि उनकी सोच क्या थी और वो क्या समझते थे कि कश्मीर का फ्यूचर कैसा होना चाहिए। तो इससे क्या हुआ कि अगर आप कश्मीर में बैठे हो, जहां आपको लग रहा है कि आपकी टक्कर एक तरीके से एक हिंदू इंडिया के साथ है और जो कश्मीरी पंडित हैं वो उनके साथ एलाइड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि एक तरीके की जो एंग्जाइटी थी वो दोनों तरफी की थी। अगर कश्मीरी पंडितों की एंग्जाइटी थी कि कश्मीरी मुसलमानों के प्रति कि ये लोग किस तरह का कश्मीर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस पर भी कोई स्पष्टता नहीं थी, हाँ, तो उतनी ही कश्मीरी मुसलमानों की थी कश्मीरी पंडितों और भारत के प्रति कि इनका ये क्या सोच रहे हैं हमारे लिए। तो एक बहुत ही पेचीदा मामला था और 20 साल में उसमें कोई ऐसा नहीं, किसी ने कोई ऐसा मुहिम नहीं चलाई कि इसको तोड़ा जाए। अब इसमें हैं गिने चुने, जैसे कश्मीर में आज भी 4-5 हज़ार कश्मीरी पंडित तो रहते हैं ना, और वो सिर्फ श्रीनगर में नहीं रहते, वो कैंपों में नहीं रहते हैं। उनमें से कई जो हैं वो छोटे छोटे गांव में, कहीं एक घर है, कहीं 2 घर है, कहीं 3 घर है, उन्हें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। दुकानदार हैं श्रीनगर में, कई किस्म के लोग हैं। तो ये मैं मानूंगा कि कश्मीर के लिए और कश्मीर के मुद्दे के लिए, बाकी कुछ भी हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों का वहाँ से निकलना एक बहुत ही गहरा एक चोट है। मैं आरोप नहीं कहूँगा इसको, मैं एक चोट कहूँगा, क्योंकि उसका किसी एक
के ऊपर जो है, ना तो वो जगमोहन के ऊपर वो हम पूरा जो उसका ब्लेम है वो थोप सकते हैं, ना ही कश्मीर के घाटी के लोगों के ऊपर, ना ही कश्मीरी पंडितों के खुद के ऊपर कि आप निकल गए क्योंकि आप डर गए। ऐसा भी नहीं सच होगा। सच जो है वो इन सब चीजों के मिश्रण से निकलेगा। अच्छा, वो जब 370 खत्म किया गया तो किसी भी राजनीतिक दल ने आउटराइटली उसको खारिज नहीं किया इसका, मतलब इफ बट लेकिन परंतु ये है वो है। तो क्या ये पॉलिटिकल बैंकरप्सी का फेज इस तरह से पहुंच गया कि हिंदुत्व में ही सब समाधान ढूंढा जाने लगा? मैं आपसे ये पूछूंगा कि आज हम बात कर रहे हैं, कल 5 अगस्त है, कल प्रधानमंत्री अयोध्या जा रहे हैं मंदिर के शिलान्यास के लिए। तो क्या इस मुद्दे पे किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खुल के कोई स्टेटमेंट दिया है? नहीं। तो ये तो मैं समझूंगा कि ये हिंदुत्व की जो राजनीति है उसकी सफलता रही है कि उन्होंने पब्लिक डिस्कोर्स को इस तरह से एक तरह से कब्जे में ले रखा है कि ऑपोजिशन जो हो, और मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वामपंथ की भी यहां बात कर रहा हूं, कि इन अहम मुद्दों पर ये उनको इस तरह से पैरालाइज करके छोड़ते हैं कि उस पे अगर वो कोई पोजीशन लें तो उनको आप एंटी नेशनल बोल देंगे। तो यही है कि अगर आप आर्टिकल 370 के हटाने के खिलाफ में हैं तो इसका मतलब आप भारत के खिलाफ हो चुके हैं। तो सच्चाई बिल्कुल इसकी है नहीं, लेकिन इनकी सफलता माननी चाहिए हमको कि ये इस तरह कर पाए। और लास्ट सवाल, क्या मतलब कश्मीर का कोई समाधान देखते हैं, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इर्द गिर्द, मतलब कश्मीर को अलग हो जाएगा और अलग देश बन जाए, इसके इतर भी कोई समाधान है? देखिए, कश्मीर भारतीय संविधान, आप और मेरे जैसे लोग जो हैं और जो तबका जिसकी आप बात कर रहे थे, जो प्रोग्रेसिव लिबरल या वामपंथी हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरीके से एक बहुत ही इगैलिटेरियन और इमेंसिपेटेड डॉक्यूमेंट के तौर से देखते हैं। लेकिन कई रिसर्चर्स ने जो बहुत बारीकी से इसको देखा है, कश्मीर में जो भी कुछ अभी तक हुआ है वो गैर संवैधानिक नहीं है। तो जो वहां आपने जो जातियां की हैं उनको आप ही के इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही किसी न किसी सेक्शन को लेकर वहां आपने लोगों पे किया है। तो आपके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो संविधान जो है, ये एक बहुत अहमियत रखता हो, लेकिन कश्मीर के लोगों का जो अनुभव है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो वैसा नहीं है जो आप इमेजिन करते हैं, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इतना बढ़िया है और इतना पाक है और इतना है। क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कश्मीरियों को 50 साल तक उसमें जकड़ के रखा है। कुछ साल पहले तक मैं अक्सर इस सवाल का जवाब देता था कि कश्मीर में डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, और अगर आप डेमोक्रेसी नहीं वापस लाएंगे तो तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि समाधान किस डायरेक्शन में होना चाहिए, और लोग खुद के लिए नहीं ये जान पाएंगे कि क्या उनका जो भविष्य है वो इंडिया के साथ है, वो इंडिपेंडेंट है, या कोई तीसरा कोई। आज की डेट में जो क्राइसिस है वो भारत के बीच में क्राइसिस इतना बड़ा है, मैं ये नहीं समझता हूं कि जब तक कि जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल और एक सोशल क्राइसिस जो इस वक्त भारत को जकड़े हुए है, और 5 अगस्त के अयोध्या के शिलान्यास उसका एक बहुत ही तगड़ा प्रतीक है, तब तक कश्मीर का जो मुद्दा है उसके ऊपर कोई भी नज़र जो है नहीं जाएगी। उसका मतलब ये नहीं कि कश्मीर में जो लोग हैं वो चुप बैठेंगे। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि अगले 10, 15, 20 साल का अगर हम होराइजन देखें तो कश्मीर में अस्थिरता
और उसकी वजह से हम भारत में भी काफ़ी हद तक उसकी जो गूंज है वो आती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।